जी हाँ, लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर महाराष्ट्र में भी खूब चली। प्रदेश में बीजेपी को भारी जन समर्थन मिला। प्रदेश में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी का मानना है कि इस बार भी प्रदेश की जनता उन्हें बखूबी साथ मिलेगा। लेकिन बीजेपी का अपने ही सहयोगी से टिकट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी जहां इस बार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, वहीं शिवसेना इसके लिए कतई तैयार होती नहीं दिख रही। दोनों पार्टियां एक दूसरे का साथ भी नहीं छोड़ना चाहती, वहीं एक दूसरे के आगे झुकने को भी तैयार नहीं। दोनों सहयोगियों में हर दिन बैठकों और मुलाकातों का दौर चल रहा है, लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई। राजचक्र में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी, समाज सेवी कृष्ण शर्मा जी, कांग्रेस नेता देवेंद्र पटेल, साथ ही मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी नेता राजा बुंदेला और बीजेपी प्रवक्ता निरंजन सेठी जी। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र में आज का सफर, सेना, सीटें और सस्पेंस। बीजेपी हो या फिर शिवसेना, दोनों पार्टियों के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। मुंबई में बीजेपी और शिवसेना के बीच बातचीत हो या फिर बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग, सीटों के बंटवारे पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। टिकट बंटवारे को लेकर दो पार्टियों की ऐसी जिद जिसने 25 सालों की पुरानी दोस्ती पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी और शिवसेना दोनों में से कोई भी किसी के आगे झुकते नहीं दिखाई दे रहे। वहीं गठबंधन तोड़ने से भी डर रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अब महीना भी नहीं बचा है, लेकिन दोनों पार्टियों में पिछले कई दिनों से टिकट बंटवारे पर ही खींचतान जारी है। बीजेपी ने ठुकराया शिवसेना का ऑफर। बीजेपी को मंजूर नहीं 119 सीटें। सम्मानजनक सीटों पर चाहती है समझौता। मुंबई में बीजेपी की हुई कोर ग्रुप की बैठक में भी वही फैसला हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। पार्टी किसी भी कीमत पर 119 सीटों पर राजी नहीं दिख रही। हालांकि बीजेपी चाहती है कि सीट बंटवारे पर सम्मानजनक तरीके से समाधान निकाला जाए। बीजेपी का कहना है कि उनका मुख्य लक्ष्य सूबे से कांग्रेस एनसीपी को हटाना है और शिवसेना के साथ बीजेपी अपने मिशन में कामयाब भी होगी। हमारी मांग है कि जब हमने इतने 7 सीट लोकसभा के आपको दी और आप उसमें से जो कभी चुन के आई ही नहीं, वो जगह वो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के गले में डालने की वजह हम लोगों को अगर देते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि वो पार्टी में आ जाए। शिवसेना के बीच एक अहम पेंच मुख्यमंत्री पद को लेकर भी है। बीजेपी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी ही पार्टी का चेहरा चाहती है। हालांकि कोर ग्रुप की बैठक के बाद बीजेपी नेता ये कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई अहम मुद्दा नहीं, लेकिन शिवसेना अभी भी मुख्यमंत्री के पद पर अपनी ही पार्टी का नेता चाह रही है। ये जोड़ना तोड़ना ये राजनीति में चलता रहता है, लेकिन 25 साल से हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं। एक विचारधारा के ऊपर, हिंदुत्व की विचारधारा है, तो इतना आसान नहीं है अलग होना हम दोनों को भी। विधानसभा के चुनाव शिवसेना के लिए बहुत महत्व रखने वाले चुनाव है। इस बार हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार किसी भी हालत में कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र बने। 20 और 21 सितंबर को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। गठबंधन तोड़ने के हक में नहीं पीएम मोदी। गडकरी ने दी मोदी को सीट बंटवारे की जानकारी। शिवसेना बीजेपी का पुराना साथी रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने बीजेपी नेताओं को इस गठबंधन को टूटने से बचाने के लिए हर संभव कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी भी नरेंद्र मोदी से मिलकर महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर जानकारी दे चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से भी बात करने वाले हैं। दोनों ही पार्टी भले ही गठबंधन को बचाए रखने की बात कर रहे हों, लेकिन पिछले कई दिनों से जिस तरह से टिकट बंटवारे पर बीजेपी और शिवसेना में खींचतान जारी है, उसके बाद इतनी पुरानी दोस्ती पर अभी सस्पेंस तो बना ही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। गठबंधन नहीं टूटेगा, बरकरार रहेगा गठबंधन, यह
एक बिल्कुल इस रूप में सामने एक खबर अभी तुरंत आई है कि अभी 2 दिनों से लगातार हम सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना, दोनों एक दूसरे को अल्टीमेटम दे रहे थे और दोनों में अहम की लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में जो आज कोर ग्रुप की बैठक, ऐसा लग रहा था पिछले कल संध्या 12 घंटे का अल्टीमेटम बीजेपी ने दिया था शिवसेना को तय कर दिया। ऐसा लगता था कि ये गठबंधन अब नहीं रहेगा और 25 वर्षों से जो महायुति महाराष्ट्र में सफलतापूर्वक चल रही है उसमें बिखराव आ जाएगा और उसमें दरार पड़ गई और टूट जाएगा। लेकिन चलो, देर आया दुरुस्त आया, कम से कम यह निर्णय उन लोगों ने लिया कि गठबंधन जारी रहेगा। लेकिन सस्पेंस अभी भी इसलिए बरकरार है कि जो मुख्य मुद्दा है 2 सीटों पर बंटवारे का, उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ और मुख्यमंत्री की कुर्सी का, यह विवाद के 2 बिंदु हैं, इसी पर था। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हकीकत को पहचान कर, शिवसेना ने भी जमीनी हकीकत को पहचान कर अपने अपने रूप को नरम किया है और वो 2 कदम आगे 2 कदम पीछे के फार्मूले पर चलते हुए वो समझौते के लिए तैयार हुए हैं। जैसा कि अभी देखा गया कि अभी देवेंद्र फडणवीस जो वहाँ प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता, उन्होंने साफ कहा कि अल्टीमेटम हम लोग एक परिवार के मित्र हैं, अल्टीमेटम की भाषा में हम बात नहीं करते। मुख्य मुद्दा जो महत्वपूर्ण यह है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार और एकनाथ खड़से ने जो आज बात कही, बैठक के बाद कही है, कपूर साहब ध्यान दीजिएगा, बैठक के बाद कही है कि सूत्रों के हवाले से हम लोग को खबर मिल रही है कि कोई फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन हमारे पास हम सीधे बात करना चाहते हैं। और अब उसी के बात आई कि वो फॉर्मूला आ गया है, इन्होंने अपना दे दिया है शिवसेना को, अब शिवसेना को फैसला करना है। इसमें कपूर जी क्या लगता है, चूंकि जो महाराष्ट्र की जो राजनीतिक परिदृश्य अभी है, यह ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं केंद्र में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद और केंद्र में उनकी सत्ता बनने के बाद। अब उनके चूंकि महाराष्ट्र का अपना एक महत्व है, कहा तो यह जाता है, हमेशा जो बात होती है महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री में कोई फर्क नहीं, इतना ताकतवर होता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पूरे देश की आर्थिक राजधानी है, कोई भी उस पर कब्जा करना चाहेगा और भारतीय जनता पार्टी चूंकि अब केंद्र में सत्तारूढ़ है, उसकी नजर उस पर पड़ी है। दूसरी ओर शिवसेना वो एक क्षेत्रीय पार्टी है, छिटपुट उसके बाहर, वैसे तो नेपाल में भी उनकी शाखा हो गई है, लेकिन वो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अभी मौजूद है। और शिवसेना जानती है कि अगर महाराष्ट्र पर से उसका कब्जा हट गया तो अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि उनके अस्तित्व पर सवालिया निशान लग जाएगा। और यही कारण है, विशेषकर बाल ठाकरे की अनुपस्थिति में, यह उद्धव ठाकरे के लिए पहला चुनाव होगा, पहली चुनौती है विधानसभा के लिए। अगर बाल ठाकरे का अनुपस्थिति में आज भी जो बाल ठाकरे का जो प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में है, उसका लाभ मिलेगा तो इसी चुनाव में मिलेगा, शायद अगले चुनाव में नहीं मिल पाएगा। यह हकीकत है, शिवसेना भी इसको पहचान रही है, इसलिए वहां शिवसेना अपनी जीत पर और भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत पड़ी थी। लेकिन अब यह तो लगता है कि हम यह मानकर चल सकते हैं कि महायुति अर्थात गठबंधन वहां कायम रहेगा और सीटों के बंटवारे पर भी कोई फार्मूला निकल आएगा। फार्मूला क्या देगा इसके जानते हैं, लेकिन कपूर साहब आपसे मैं सीधा पहले यह जानना चाहूंगा कि अगर यह गठबंधन ही टूटा और सीटों का बंटवारे पर समझौता थोड़ा कम बेस करके वो कर ही लेंगे, तो वैसे में वहां राजनीतिक परिदृश्य किस रूप में उभरेगा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति को देखते हुए? देखिए, बड़ा स्पष्ट है जी, बीजेपी और शिवसेना में जी, बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद जो आपने विरासत की राजनीति की बात जी, की जी, ना, जी, बाल ठाकरे की विरासत, जी। तो विरासत जो है वो विखंडित विरासत हो चुकी है, नंबर 1। जी। नंबर 2, बीजेपी और शिवसेना में जो मूल रूप से अंतर है वो ये है कि राजनीति, दोनों कहते हैं कि शिवसेना और बीजेपी फैमिली है, जी। लेकिन बीजेपी की राजनीति जो है वो फैमिली की राजनीति नहीं है और शिवसेना की राजनीति परिवार फैमिली की राजनीति है, बिल्कुल, हाँ। Politics is a family business for Shiv Sena, and for BJP, politics is a national जी, arena. वो एक राष्ट्रीय That is- पार्टी है, पूरे that देश is- में that- मौजूद है। जी, That is the difference. जी। और लेकिन जहाँ तक अगर हम देखें कि लोकसभा चुनावों से ही ये बात जी। चल रही थी कि शिवसेना ने प्रधानमंत्री पद के लिए, आपको याद होगा, जी। नरेंद्र मोदी का विरोध किया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने 2-3 नाम दिए थे, सुषमा स्वराज और दूसरे नाम दिए थे। एक तो बात ये, लेकिन हम महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जो शिवसेना का जो प्रभाव है, जो ऑरा है, जो उसके प्रभाव क्षेत्र हैं, वो सीमित प्रभाव क्षेत्र हैं।
विदर्भ में शिवसेना प्रभावहीन रही है, मराठवाड़ा में शिवसेना मुकाबला करती रही है और मराठा अस्मिता को एक आवाज बनी रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है जी। और वो महाराष्ट्र के जो वृहद चरित्र है उसको सामने रख करके अपनी राजनीति करती है, इसीलिए ये हम विवाद देख रहे हैं जी। इसीलिए ये विवाद का विषय पैदा हो रहा है। और जैसा भी आपने देखा कि नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द शिवसेना। जी। भाजपा ने अपनी जो कहा है ना कि नहीं टूट रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका सीधा अर्थ ये है कि बीजेपी ने अपनी शर्तें शिवसेना के पाले में रख दी हैं कि ये आप स्वीकार कीजिए जी। या इसको अस्वीकार कीजिए, ये हमारी शर्तें हैं। अगर आना है तो मंजूर कीजिए, नहीं आना है तो मौज कीजिए। सीधी सच्ची बात है। और मुझे जो लगता है उसमें यही होगा कि भाजपा, आप ये निश्चित मानिए, भाजपा अपनी तरफ से अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। शिवसेना को अगर शामिल होना है तो शिवसेना आए, चूँकि महाराष्ट्र की राजनीति बदल चुकी है। एक शेर मुझे याद आ रहा है गालिब का, मत पूछ क्या हाल है तेरा मेरे पीछे है, और तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो शिवसेना और बीजेपी की ये बात है। लेकिन मूल बात ये है कि दोनों के अंदर दोनों की राजनीति का चरित्र अलग है। जैसे आप देखें, शिवसेना हमेशा महाराष्ट्र में अपने पूर्वांचल के लोगों का विरोध करती रही है, जबकि भाजपा की ताकत है पूर्वांचल। बिहार में जिस तरीके से बीजेपी को ताकत मिली है, उत्तर प्रदेश में ताकत मिली है, तो बीजेपी इतना ये सेक्रीफाइस नहीं करेगी और ना उसे करना भी चाहिए। सीधी सच्ची बात तो ये है। तो इसलिए बीजेपी की शर्तों पर ही समझौता रुकेगा, शिवसेना की शर्तों पर नहीं। चलिए अभी देखना पड़ेगा। अभी मूल मुद्दा अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा गया कि हमने अपना फार्मूला दे दिया है। अब वो फार्मूला है क्या? चलिए तो सीधे हम इसके विषय में पूछ ले। हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन निरंजन शेट्टी जी मौजूद है मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ। सीधे उन्हीं से पहले पूछते हैं, शेट्टी साहब, आज जो ताजा घटना विकास क्रम है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच विवाद को लेकर, उसका जो समाधान निकाला गया यह हुआ कि गठबंधन अर्थात महायुति कायम रहेगी, नंबर 1। लेकिन उसके साथ साथ आपकी पार्टी की ओर से यह जो ऐलान किया गया कि हमने फार्मूला शिवसेना को दे दिया है और अब गेंद शिवसेना के पाले में है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो फार्मूला है क्या? आपकी पार्टी ने कौन सा फार्मूला दिया है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम किसी फार्मूला के बारे में बात नहीं कर रहे थे जी। हमारे नेतृत्व ने जो उनको जानकारी दी है कि ये हमारी सीटें हैं जिन पर हम लड़ते हैं, और बाकी के जो हमारे गठबंधन के जो लोग हैं जो अभी अभी हमारे साथ गठबंधन में जुड़े हैं, तो उनकी भी आवश्यकता क्या है। और पूरे देश में या महाराष्ट्र में लोकसभा की चुनाव के पश्चात जिस प्रकार से हमको एक वोट मिले थे या भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को वोट मिले थे, उसका पूरा डिटेल ब्यौरा हमने दिया है। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि भाई जो शिवसेना का नेतृत्व है उस बात को समझे, और जहां पर भी इस प्रकार के सेना की सीट जहां पर वो अनेक जगहों पर लड़ते थे लेकिन जीत कर नहीं आ पाते थे, अगर कोई उसका एक अदल बदल हो सकता है, उस बारे में हमने चर्चा करने की बात कही है। जी शेट्टी साहब, अभी आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए उसके आधार पर अपने अपनी मांगे रखी हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले जो 3 उपचुनाव हुए विधानसभाओं के, आपकी पार्टी की ओर से यह तर्क दिया गया कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बहुत फर्क होता है उपचुनाव, और अभी आपके विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और आप इस बात को माने कि अगर पिछला विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें 2009 के, तो ठीक है कि 2 सीटें आपको ज्यादा मिली और 2 सीटें शिवसेना को कम मिली, जबकि शिवसेना ज्यादा सीटों पर लड़ी थी। लेकिन अगर वोट का प्रतिशत देखा जाए तो 2.25% वोट शिवसेना को आपसे ज्यादा मिला है। यह पूरे महाराष्ट्र के जो दृश्य है। और अभी जिसने आपने ये चर्चा की सीटों पर, यह ठीक है, वहां आपका यह कहना है कि 59 ऐसी सीटें हैं जिस पर पिछले 25 वर्षों में शिवसेना कभी नहीं जीती है। आपने कहा कि साहब उसमें से अगर हम जीत कराते हैं, क्यों हम कांग्रेस या एनसीपी को दें?
वो जायज है, लेकिन इसके साथ साथ यह तथ्य भी है कि 29 वैसी सीटें जिस पर आप कभी नहीं जीते हैं। तो क्या ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए कि ये जो 88 सीटें हुई दोनों मिलकर, इसमें बंटवारे का तो कोई फॉर्मूला नहीं है? मैं आपकी पहली बात को भी जवाब दे दूंगा। जी। जिस प्रकार से आपने कहा जी कि पिछले 2009 के चुनाव में जब हम लड़े जी तो हम उनसे 2 सीट से ज्यादा मात्रा में लड़े, जीत के आए, जबकि हम कम लड़ते थे। जी जी और वो 2 सीटों से कम आए जबकि वो ज्यादा लड़ते थे। जी। फिर अगर आप ये प्रतिशत बता रहे हैं कि उनके प्रतिशत ज्यादा थी, वोट तो प्रतिशत। निश्चित ही जब हारा हुआ कैंडिडेट का भी जो वोट्स होता है वो प्रतिशत जुड़ता है, तो इस कारण से उनका स्वाभाविकता वो वोट प्रतिशत बढ़ा। जी जी वोट। और अब जब आप बता रहे हो कि इस प्रकार के जो हमने फॉर्मूला की बात की है कि वो वही है कि जहां पर हम जीत सकते हैं, जहां पर वो जीत सकते हैं। और आज नई परिस्थिति जो निर्माण हुई है जिसमें राजू शेट्टी जैसे लोग आए, जानकर जैसे लोग आए, आरपीआई से आठवले जी आए, तो ये सभी समीकरण को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं आगे जाके हमको किस और हम लेके जा रहे हैं, तो वो बातें हमने रखी हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने वहां पर उनके सामने दिया है, तो अब उनको सोचना है कि किस प्रकार से उसको उन्होंने समझना चाहिए और वहां पर उसके पश्चात हम बातचीत करेंगे। कल भी हमारी पूरे मुंबई शहर में इस प्रकार के कार्यक्रम लगे हुए हैं। जी नहीं, लेकिन अभी जैसे दूसरा विवाद का मुद्दा है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, शिवसेना आज भी अड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री उनके दल का होना चाहिए, और आपकी तरफ से यह कहना है कि चुनाव के बाद इसका फैसला करेंगे। और यह थोड़ा नरम रुख आपकी ओर से दिखलाया गया है कि मुख्यमंत्री का पद का विवाद कोई महत्व नहीं रखता। इसके पहले ऐसी बात नहीं थी। तो क्या आपने शिवसेना की जो यह शर्त है, यह मांग है कि मुख्यमंत्री शिवसेना से हो, उसे स्वीकार कर लिया है? देखिए, ऐसा है, पिछले 25 सालों से हमारा गठबंधन है जी। आप पिछले 4 चुनाव देखेंगे जी, तो भी आप ये जान लेंगे कि आज तक कभी भी हमने एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया था। ये हमेशा हमारा मुख्यमंत्री चुनाव के पश्चात आता था। जी। जिस प्रकार से 1995 में हमारा चुनाव हुआ जी, तो पूरे इस महाराष्ट्र में स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ने संघर्ष यात्रा निकाली थी। और उस वक्त लोगों में ऐसी धारणा थी कि कहीं ना कहीं गोपीनाथ मुंडे इस महाराष्ट्र के राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे जी। लेकिन क्योंकि हमारी युति वहां पर बहुत ही मजबूती से थी, तो स्वाभाविक था उस वक्त मनोहर जोशी साहब मुख्यमंत्री बने जी। तो जब हम संगठन की बात करते हैं, युति की बात करते हैं, तो हम युति में ही चलेंगे। और मुख्यमंत्री का बात इसके पहले कभी भी हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है वो मीडिया द्वारा दी गई है। हमारी ओर से या शिवसेना की ओर से इस प्रकार की बातें कभी नहीं हुई है। नहीं, मीडिया बातें देता है, आप लोग से सुनने के बाद। चलिए ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राजा बुंदेला जी भी हमारे साथ जमे हुए। अच्छा, उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब हम सीधे जैसा पटेल साहब से पूछते हैं, कांग्रेस के यहाँ हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। यह जो महाराष्ट्र में विवाद, अभी आपकी पार्टी पर बाद में आएंगे, अभी जो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के, आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बॉडी लैंग्वेज रहा मीटिंग बैठक के बाद, जिस प्रकार से बातें कही, क्या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं भयभीत होकर के मजबूरी में उन्होंने गठबंधन को कायम रखने की घोषणा की, और बहुत सारी शर्तें जो शिवसेना ने रखी होंगी जो सामने अभी नहीं आई है, उसे मान लिया है? निश्चित रूप से कल से आज तक के बयान अगर हम देखें जी, भाजपा के नेता जिस वजनदारी से, जिस मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे थे कि हमें इतनी सीट चाहिए, और आज एकदम जो कहते हैं कि पाले में शिवसेना के है गेंद, तो इसका मतलब इन्होंने सरेंडर कर दिया जी। और सबसे बड़ी बात विनोद जी, मैं ये मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना मानना है कि गठबंधन धर्म विश्वास से चलता है। और आज दोनों पार्टियों की जो स्थितियां बनी हैं, यहाँ विश्वास नहीं बचा है, यहाँ अहम टकरा रहा है, यहाँ सत्ता लोलुपता टकरा रही है, मुख्यमंत्री के पद के लिए या सीटें किसकी ज़्यादा आए इसके लिए लड़ाई चल रही है। तो जनता देख रही है। ये लड़ाई तो आपकी पार्टी और एनसीपी के बीच। आप मेरी बात करेंगे तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। आपने कहा कि
खैर चलिए। हाँ, तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। तो आज जो परिस्थिति बनी है, इनका चाल जैसा मैं पहले भी कहता आया हूं, इनका चाल चरित्र चेहरा जनता में दिन प्रतिदिन निखरता रहा। जैसे इन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान लुभावने भाषण देकर और जनता को बरगला कर, जनता को बहका कर और वोट हासिल कर ली थी, आज उसका उल्टा नतीजा आना शुरू हो गया है। तो एक प्रकार से खिस्साहट भी है और एक प्रकार से सत्ता के लिए छटपटाहट भी है कि हो सकता है कि फिर से सीट आ जाए, हम मुख्यमंत्री बन जाएं, हमको ज़्यादा सीट मिल जाए। तो जहां स्वार्थ हावी हो जाता है, वहां सत्ता के प्रति लोभ जब बढ़ जाता है, तो गठबंधन धर्म वहीं टूटने की कगार पे आ जाता है, वहीं अविश्वास पैदा होता है, वहीं जनता में जो विश्वास बना होता है वो टूटता है। तो वो परिस्थिति आज भाजपा और शिवसेना के बीच में बनती दिख रही है। जी चलिए, आपकी बात फिर आएंगे, आपके पार्टी पर आएंगे, लेकिन अभी इस पर पूरे नजर हम थोड़ा सा, हमारी सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा जी, अभी तक आपने एक चर्चा सुनी, आपको क्या लगता है ये सारा, अभी तक एक लगता है जैसे कि अहम की टकराहट चल रही है, जीत इतना भारी कि अल्टीमेटम तक बात उठ गई, 12 घंटे का अल्टीमेटम तक दिया गया, जीत इतनी बड़ी, और साफ कहा गया, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हो या प्रदेश के नेता हो, उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि समझौता कुछ न कुछ तो कर लिया है, जिसका एक परिणाम सामने आया, जो घोषणा की दोनों ने कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना एक परिवार है, 25 वर्षों का संबंध है, उसमें कोई टूट नहीं होगा, वो जारी रहेगा। लेकिन साथ साथ यह जो दो मामले जो अभी तक पेचीदा है, एक कि भारतीय जनता पार्टी ने फार्मूला क्या दिया वो सामने नहीं कहा है, दूसरा उनका यह कहना है कि गेंद अब शिवसेना के पाले में है। आपको क्या लगता है कि अब शिवसेना वो ज्यादा हावी होगी भारतीय जनता पार्टी पर, और भारतीय जनता पार्टी कुछ झुककर ही सही वो चाहेगी किसी तरह से इस चुनाव की बेतरनी को पार किया जाए? जी, सबसे पहले तो यहाँ ये बताना चाहेंगे, जी, यदि आपस में यहाँ पर टकराव होता है, गठबंधन टूटता है, तो यहाँ पर हिंदू के वोट और मराठा वोट जो है यहाँ पर डिवाइड होते दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो भी फैसला हुआ है, कहीं ना कहीं जो फैसला है बीजेपी ने अपने फायदे को देखते हुए जो है इस नतीजे को रखा है कि ये जो है गेंद जो है शिवसेना के पाले में चला गया। डेफिनेटली कहीं ना कहीं, और ज्यादातर शिवसेना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बनी बनाई जो है आपको पार्टी मिली है, उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना की पार्टी को जो चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक सोच में थोड़ी सी इनको और भी ज्यादा जो है इनको मजबूती चाहिए, अन्यथा जो है कहीं ना कहीं इनको यहाँ पर हम ये कह सकते हैं नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अगर अलग अलग भी दोनों अगर अलग टकराव हो जाता है, अलग अलग भी लड़ते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दोनों ही सीट को जो है फायदा नहीं होगा। अगर और दूसरे जो है राज ठाकरे की हम बात कर लेते हैं, वो हाथ मिला सकता है, यहाँ ये दिखाई देता है। मगर पाले की जहां तक बात की है, तो कोई बात ऐसी जरूर उन्होंने अहम फैसला जरूर लिया है जिसको जो है अभी तक गुप्त रखा है, और वो फायदा जो है डेफिनेटली जो है बीजेपी के पाले में जाएगा। और अभी बीजेपी यहाँ पर अपने आपस में दोनों को इनको पता लग गया है, यदि अगर हम आपस में डिवाइड होते हैं तो हमें नुकसान होगा, हमारी पार्टी को नुकसान होगा, और इसका जो है फायदा जो है हमारी दूसरी पार्टी यूपीए को और साथ ही जो है दूसरी पार्टियों को भी फायदा हो सकता है। तो कुल मिला के यही कहना चाहिए कि यहाँ पर दोनों पार्टियों में गठबंधन तो टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा, मगर जो अहम फैसला इन्होंने जो बीच में रखा है, जिसके बारे में जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची है, वो कहीं ना कहीं फायदेमंद जो है बीजेपी के उस पक्ष में दिखाई दे रही है। वो बीजेपी के ही पक्ष में, क्योंकि मुख्यमंत्री की जहां तक भाग दौड़ आएगी कि मुख्यमंत्री के पद पे कौन आएगा, तो वहां पे भी ज्यादातर जो है बीजेपी के ही जो है पद का ही जो है व्यक्ति दिखाई देगा, शिवसेना का कम दिखाई देगा। मगर कहीं ना कहीं कोई समझौता तो जरूर होगा, यदि पार्टी को बनाकर आगे चलना है, जीत हासिल करनी है, वरना अन्यथा जो है हिंदू और मराठा जो है पक्ष जो है वोट हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ये सोच के इनको जो है आगे कहीं ना कहीं ये जो है अपने फायदे के लिए बीजेपी जो है शिवसेना के साथ हाथ मिलाएगी। चलिए, फायदा तो राजनीति में हर कोई अपना अपना उठाना चाहता है, वो तो फायदा उठाएगा ही। हम फिर चलते हैं निरंजन सेठी जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनसे। अच्छा, तकनीकी दिक्कत वहाँ भी है। चलिए, अब पटेल साहब आप जैसे अभी कृष्णा जी ने कहा कि अगर ये टकराव होता है और बिखराव होता है दोनों में, तो उसका सीधा लाभ तीसरे पक्ष को मिलेगा और वो आपको मिलेगा, वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सार्वजनिक घोषणा कर चुके हैं मुंबई में जाकर कि जिस प्रकार हमें पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, उसी प्रकार महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि यह जो लगा कि अगर ये दोनों पार्टियां अलग हो जाती हैं, ये लगता है कोई भी राजनीतिक विश्लेषक बताएगा तो उसका लाभ तो ये बंदरबाट में जो तीसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचते है ना, वो लाभ आपको पिछले वाला है। तो यह जो कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र की जो कल्पना भारतीय जनता पार्टी की है, वो शायद इसलिए अब वो झुक रहे हैं कि भारतीय कहीं कांग्रेस को जो अभी आपने उपचुनाव में बहुत सारी सीटें जीते भी है ना, तो क्या ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल हाशिए पर रखने के लिए है ना, उन लोगों ने फिर से समझौता कर लिया, गठबंधन जारी रहेगा और आप इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आएंगे? ये उनका मानना हो सकता है विनोद जी। जी, कांग्रेस एक विचारधारा है जी, और कांग्रेस इन सब चीजों की परवाह नहीं करती। सबसे पहली बात, जो झूठे सपने इन्होंने देखे हैं जी, उसका रिजल्ट आना भी शुरू हो गया है। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जो ये नारा लगाते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो सबसे पहले तो ये अपने गिरेबान को झांक कर देखें कि इन्होंने पूरे इलेक्शन में कांग्रेस युक्त भाजपा बनाई है। 45 से 50 कांग्रेसियों को भाजपा में लिया है, उनके बल पे अपनी संख्या बढ़ाई है और उसके परिणाम अब आने शुरू हो गए हैं, जो हम और आप सबको देखने को मिल रहे हैं। जी जी, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तरांचल में हो, जी, सब जगह ये रिजल्ट आ रहे हैं। और रहा सवाल इनका अपना अंदरूनी मामला है, उसका क्या होगा, उसके क्या परिणाम मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, इसकी कांग्रेस परवाह नहीं करती। कांग्रेस अपने हुसूलों और अपने सिद्धांतों और अपने काम पर चुनाव लड़ेगी और जनता पर विश्वास रखती है कांग्रेस कि उसके बलबूते पे हम पुनः सरकार बनाएंगे, हमें जनता का बहुमत मिलेगा। नहीं, आपके यहाँ जो सीटों का बंटवारे पर जो मतभेद चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में आपके यहाँ भी बात अल्टीमेटम तक पहुंच गई है और वहां भी मुख्यमंत्री के कुर्सी को लेकर के खींचतान जारी है आपके यहाँ, है ना? हमारे यहाँ के और इनके मतभेद में बहुत अंतर है। अच्छा, सब कुछ मर्यादा में, परिवार के बीच में है। और आज हमारी आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने हमारे लीडर्स को, वहाँ के लीडर्स को बुलाया है और संभवतः कल तक आपस में सामंजस्य बन जाएगा। थोड़ा बहुत सीटों का है और चूंकि गठबंधन हमारा पुराना है और कांग्रेस और एनसीपी दोनों सरकार में रही है, दोनों के कार्यों को जनता ने देखा है, दोनों पहले भी चुनाव लड़ी हैं और कौन कितनी सीटों पर जीती है दोनों को भली भांति मालूम है। कोई नई चीज ना तो एनसीपी में आई है ना कांग्रेस में आई। पटेल साहब, मैं थोड़ा टोकना चाहूंगा, आप जिस कार्यों की बात कर रहे हैं उसी को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी आपको महाराष्ट्र से खदेड़ना चाहती है। भ्रष्टाचार की इतने आरोप, विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम गाली देना, विरोध करना, ये विपक्ष का काम है, उनको करने दें। अगर यही बात करते हैं तो उनकी जो स्टेट हैं, जहां उनकी सरकारें हैं, कांग्रेस अभी महाराष्ट्र पर केंद्रित करें। तो महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र की जनता को मालूम है। पटेल साहब, यह आम धारणा है कि महाराष्ट्र में पिछले 15 वर्षों में, विशेषकर पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े घोटाले हुए, चाहे आदर्श का घोटाला हो, चाहे सिंचाई का घोटाला हो, हजारों करोड़ के घोटाले हुए और इससे और आगे बढ़ते हुए वहां जो सरकारी काम का स्टफ होने का जो आरोप लगता है, आपको जैसे मैंने एक बार पहले बता चुका हूं, आपके सहयोगी एनसीपी के नेता शरद पवार सार्वजनिक रूप से आरोप लगा चुके हैं कि ये अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो फाइलों का अंबार होता है, फाइलों को निष्पादन करते ही नहीं। वो नतीजा होता है कि विकास के बहुत सारे काम ठप पड़े हुए हैं और इसका ठिकरा उन्होंने आपके मुख्यमंत्री पर डाला है। ये तो अच्छी बात है कि हमारे, यदि हमारा कोई काम में कमी रहती है, सबसे पहली चीज विनोद जी, जो काम करता है उसी का विरोध होता है, जो काम नहीं करता उसका विरोध नहीं होता। यदि हमारे एनसीपी के नेता आदरणीय शरद पवार जी ने अगर कोई बात कही है कि कोई कमी दिखी है तो पब्लिकली उन्होंने उठाई है, छिपाई नहीं है। ये चीज को जनता जानती है और पिछले 15 वर्ष में कांग्रेस ने जो काम किए हैं उसको जनता जानती है और हमें विश्वास है जनता का जो भी निर्णय होगा हमें सिरोधारी होगा। जी, अगर यही बात अगर
पहले जो 15 साल तक जिस तरीके से कांग्रेस अगर इसी तरीके से कार्य करती रहती है, जो आज आप बोल रहे हैं कि हम और भी कार्य करेंगे, जो कार्य करता है तभी जो है बातें उठती हैं, आपने ये बात बोली है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहेंगे तब कहाँ आप लोगों ने तब नहीं सोचा था, तब शरद पवार जी ने नहीं सोचा था, यानी कि किसानों के बारे में नहीं सोचा, पानी के बारे में नहीं सोचा, लोगों के बारे में नहीं सोचा, भ्रष्टाचार के बारे में नहीं सोचा। इस देश में किसानों को अगर सबसे बड़ा रिलीफ दिया है तो कांग्रेस ने दिया है, 72,000 करोड़ का कर्जे माफ किए आया, तब उसके बाद आपने ये मुद्दा उठाना चालू कर दिया कि अगर इधर जो है बीजेपी और इधर शिवसेना में अगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर टकराव होता है तो उसका फायदा आप उठाओगे, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है फायदा आपको दिखाई देता है। मगर आप जो है ये बात करते हैं कि हमने जो कार्य किया, कार्य कहीं कोई करता दिखाई नहीं दिया, कहीं ना कहीं जो है आपके जो पार्टी के जो भ्रष्टाचार की तरफ जो है ज्यादातर झुकाव रहा है, किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, और ज्यादातर जो है आरोप तो देखिए किसानों का है, तो पूरे देश में सर्वाधिक किसान आत्महत्या महाराष्ट्र में हुई है और आपके जनता परिवर्तन चाह रही है। चलिए अभी तो फिर आपने थोड़ा जान लेते हैं, पिछले कई दिनों से लगातार शिवसेना बीजेपी में मतभेद अपने शुमार पर है। लड़ाई सिर्फ सीटों के बंटवारे पर नहीं है, बल्कि सुलगती आंच में सवाल सीएम की कुर्सी का भी है। चलिए आपको दिखाते हैं आखिर ये पूरा मामला शुरू हुआ तो कैसे हुआ। लोकसभा चुनाव में पूरे देश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। पार्टी चाहती है कि इस लिहाज से विधानसभा चुनाव में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलें। हाल ही में आए उपचुनाव में भले ही बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और पिछले चुनाव में बीजेपी 119 और शिवसेना 169 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन लोकसभा में जीत के बाद बीजेपी जोश में है और ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। पार्टी चाहती है कि दोनों पार्टियां 135 सीटों पर चुनाव लड़े, बाकी सीटें महागठबंधन के छोटे दलों को दी जाएं। वहीं शिवसेना को 150 सीटों से कम पर समझौता मंजूर नहीं है। शिवसेना की मांग ये भी है कि प्रदेश का अगला सीएम भी उन्हीं की पार्टी से हो। मुंबई में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह चुके हैं कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि अगर उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वो अकेले ही विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। एमएनएस से हाथ मिला सकती है बीजेपी। बताया जा रहा है कि शिवसेना से गठबंधन टूटने की सूरत में बीजेपी राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से हाथ मिला सकती है। पार्टी चाहती है कि मराठी वोट बचाए रखने के लिए पार्टी का ये कदम फायदेमंद हो सकता है। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों के लिए 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन टिकट बंटवारे पर बीजेपी और शिवसेना के बीच मचा घमासान थमता नहीं दिख रहा और इनके गठबंधन पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो बात वही वहां की ये है कि गठबंधन तो बरकरार रहेगा, लेकिन सस्पेंस भी अभी तक बरकरार है। अभी बीच में एक बात आई, मुंडे की भी बात चली गई, हमारे सेठी जी ने कहा था, उनके पास हम फिर चलते हैं। सेठी जी, आपने जो कुछ बातें बोली उसमें एक बात चर्चा के दौरान आपने बोली, आपने गोपीनाथ मुंडे का नाम लिया। अब दुखद रूप से अब हमारे बीच नहीं है वो, कि शायद वो मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन पिछली बार जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई आए थे तो जो जानकारी हमें आपके देवेंद्र फडणवीस, आपके एकनाथ खड़से और सुधीर मुनगंटीवार, ये सभी ने एक बात उनसे कही थी कि आज हमें गोपीनाथ मुंडे की कमी खल रही है, उनके अभाव में चुनाव जीतना बहुत आसान नहीं होगा। और उस समय पंकजा मुंडे का नाम सामने लाया गया, तो इशारे में कहीं यह तो बताने की कोशिश नहीं की गई थी कि जैसे अभी आपने कहा मुंडे साहब कि पंकजा मुंडे को भी सामने किया जाए, और जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की बात हो रही है, शिवसेना जो दावा कर रही है, और आपके मन में कहीं है कि मुंडे परिवार से किसी को सामने ला करके चुनावी बैतरणी पार किया जाए? नहीं, देखिए, इस प्रकार की कोई बात हम छुपे रीत से करते नहीं हैं जी। गोपीनाथ मुंडे की जो सुपुत्री है वो आज एक विधानसभा में आमदार है जी,
और गोपीनाथ जी का जिस प्रकार से देहांत हुआ उसके पश्चात उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर की जो मराठवाड़ा का जो समाज है, उनका ओबीसी समाज है, उनको इकट्ठा रखने में जो उन्होंने कौशलता बताई, तो विनोद तावड़े जी ने उस वक्त ये कहा था कि इनमें सीएम की क्षमता वाली एक गुण है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की क्षमता देवेंद्र फडणवीस में है, एकनाथ खड़से जी में है, सुधीर भाऊ मुनगंटीवार में है और हमारे विनोद तावड़े जी में। तो इस प्रकार के अष्ट पहलू ऐसे लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी जी। और मैं सिर्फ आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो समाज से जुड़े हुए लोग हमारे लोग हैं जी। यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज यहाँ के जो पटेल साहब के मुख्यमंत्री हैं जी, 65 के ऊपर उनका उम्र हो चुका है जी। लेकिन आज तक वो ना राष्ट्र स्तर पे उनका कोई ये बना पाए हैं या महाराष्ट्र स्तर पर उनकी कोई कीर्ति है। आज आप देखेंगे कि इन्होंने जो पटेल जी ने कहा कि हमारा एक बहुत ही सांस्कृतिक गठबंधन है जी, यही शरद पवार जी ने जब कांग्रेस छोड़ी थी जी, तो सोनिया गांधी जी का सिटीजनशिप को लेके विषय लिया था और वो 1995 में अलग अलग चुनाव लड़े थे। सिर्फ बीजेपी और शिवसेना को दूर रखने के लिए एक स्वार्थी दृष्टिकोण से ये लोग इकट्ठे आए थे जी। आज उन्होंने उसी शरद पवार के साथ गठबंधन किया और इसी प्रकार से जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है उस व्यक्ति के साथ जी नहीं, पिछले 15 साल से आपको आप पूरा इतिहास उठा के निकाल लीजिए। उसके पहले तो वो हमारे उसके पहले तो हमारी पार्टी के थे ना। नहीं, गठबंधन जहां से सवाल है, गठबंधन कांग्रेस गठबंधन 15 साल में, उसके पहले तो वो हमारे ही थे। एनसीपी था ही नहीं, एनसीपी का जरिए 15 साल। तो हमारी विचारधारा अलग कैसे हो सकती है? हमारे थे तो आप अपने मानते नहीं ना। तो वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, क्यों नहीं सोनिया गांधी जी ने उनको प्रधानमंत्री बनाने दिया? नहीं, ठीक है सचिन साहब, एक बात और आपसे, शिवसेना की ओर से आज भी यह कहा गया, दोहराया गया है कि महाराष्ट्र प्रदेश में अगर कोई लहर है तो बाला साहब ठाकरे की लहर है। इसे आप किस रूप में लेंगे? भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कहा था कि लहर है तो मोदी लहर है, जिसके सहारे चुनाव जीतने की बात करती है, और शिवसेना की ओर से यह कहा जाना कि लहर बाल ठाकरे की है। क्या यह सीधे सीधे मोदी जी को चुनौती नहीं मानी जाएगी? नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। देखिए, बयान है शिवसेना का बयान है, ये सभी पिता तुल्य जी। नहीं, अभी तक मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन अगर वो बात भी कही होगी जी, तो हम इससे सहमत है कि बाला साहब ठाकरे ये पूरे महाराष्ट्र के आराध्य देवत के नाते जाने थे और उसको मोदी जी भी मानते हैं, हमारे अमित शाह जी भी मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा आपको कार्यकर्ता नहीं मिलेगा जो बाला साहेब ठाकरे की लहर को कभी नजरअंदाज किया हो। और जहां तक आपने मोदी जी की बात कही, एक बात तो आप यदि किसी भी खासदार को पूछेंगे तो निश्चित ही वो बात मानेंगे कि कहीं ना कहीं ये मोदी जी ने जिस प्रकार से परिश्रम किया, उस परिश्रम का फल स्वरूप आज हमें इस लोकसभा में उसका फल स्वरूप मिला है। बिल्कुल मानते हैं, आपकी बात मानता हूं। आपने अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की चर्चा की, आप इस बात से सहमत होंगे। आप याद दिलाना चाह रहा हूं, अभी पुणे की सभा में अमित शाह ने जब यह कहा, मीटिंग में कहा सार्वजनिक रूप से, है ना, यह उन्होंने कहा कि साहब अभी महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ध्यान रहे, उन्होंने युति की चर्चा नहीं की और शिवसेना का भी संदर्भ स्वरूप नाम नहीं लिया। यह भी बहुत बड़ी चोट पर शिवसेना के नेता उस पर भी नाराज हुए। आखिर ये बार बार बदलाव आ रहे थे, कहीं ना कहीं यह मतभेद ही नहीं, मनभेद के उदाहरण भी सामने आ रहा है। उन्होंने कभी युति की चर्चा नहीं की, शिवसेना की चर्चा नहीं, बोला कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। ऐसा है, अगर आप कल का अगर वीडियो देखेंगे जी, तो जब शरद पवार का प्रचार सभा की बात हो रही थी जी, तब अजीत दादा ने क्या बात कही थी? अजीत दादा ने कहा कि 100 दिन में
अगर हमारी सरकार आती है जी, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, मैं अगले मुद्दे पर आ रहा हूँ। जी, जी। उन्होंने जब कहा कि राष्ट्रवादी की अगर सत्ता आती है, जी, इनकी भी गठबंधन है, लेकिन जब हम किसी समाज को एड्रेस करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी के मंच से निश्चित ही एक भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का मोबिलाइज हो, इस प्रकार से ही वहां पर वक्तव्य करेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जाहिर सभा थी तो अटूट है जी। नहीं, एक बात और, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की जाहिर सभा थी, भारतीय जनता और पार्टी उन्होंने की युति की नहीं थी, ये ठीक है, वहां तक ये बात को बना सकता है, लेकिन जब 25 वर्षों की महायुति है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो फिर मुंडे जी पर थे। आपने बोला कि मुंडे जी का रुतबा था, आपने ओबीसी की चर्चा कर दी, और पिछला विधानसभा चुनाव अगर विदर्भ और मराठवाड़े की बात करें, या तो माने कि मुंडे जी के अनुशंसा पर सारे टिकटों का बंटवारा उस क्षेत्र में हुआ था। परिणाम क्या हुआ था? एक सीट पंकजा के रूप में मिली थी। और मैं इसलिए बात करूं, आप नेतृत्व की बात आती है, आपके नितिन गडकरी जैसा एक नेता है जिसकी राष्ट्रीय छवि है। नितिन गडकरी विदर्भ में कितनी सीटें जिता के दी? 19 सीटें जिता कर दी थी, एक के मुकाबले 19। तो आप सिर्फ एक, पूरी क्षमा से गोपीनाथ मुंडे जी मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, उनके आदर सहित कर रहा हूं, क्योंकि ये एक एकेडमिक डिस्कशन है। तो अगर तुलना करेंगे तो फिर मुंडे जी से कहीं ज्यादा प्रभावकारी नितिन गडकरी हमेशा साबित हुए हैं, वो आपके पास उपलब्ध है। तो उनके नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में चुनाव लड़के जीतने की आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा है, यदि नितिन जी कल कहते हैं कि भाई मेरे नेतृत्व में वो चुनाव लड़ेगा, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है अमित शाह, वो निश्चित ही हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। यदि आप बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार से 19 सीट विदर्भ में आई थी, तो आपने देखा होगा कि उसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं नितिन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। बिल्कुल। तो उनकी जिस प्रकार की स्ट्रेटेजिस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्किल्स है, वो पार्टी ने उसको जाना, और वो राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अनेक समय तक, और आज भी उनके पास जो जिम्मेदारी है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, वो सफलता जिम्मेदारी है जी। मैंने इस बात को ध्यान इसलिए दिलवाया क्योंकि तुलना कई बार तुलना की जाती है। जैसे मैंने कहा ना, आपने विनोद ताड़े जी का नाम लिया, एकनाथ खड़से का नाम लिया, देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया। पिछली बार जब उन्होंने मुंडे परिवार की चर्चा की थी अमित शाह के सामने, मैंने तुलना पर कहा कि अगर परफॉर्मेंस देखा जाए, परिणाम देखा जाए, पार्टी के हित में अगर सर्वाधिक किसी का योगदान रहा है आपके महाराष्ट्र प्रदेश में, तो मेरे ख्याल में नितिन गडकरी का ये सर्वविदित है। जैसे आपने बोला, वैसी स्थिति में यह तुलना नहीं, कहीं ने क्या होता है, तुलना करने से कार्यकर्ताओं के बीच में एक गलत संदेश जाता है। यह मैं आपके हक में बता रहा हूं। बहरहाल एक बात और आखिरी सवाल आपसे, ये जो लहर की बात चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव, चूंकि विधानसभा के उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं, आपकी पार्टी को कहा है कि लोकसभा और विधानसभा में फर्क होता है, तो क्या इस बार का चुनाव आप मोदी लहर के सहारे लड़ेंगे या स्थानीय नेताओं की लोकप्रियता के सहारे? देखिए, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं जी, और मोदी जी के ही नेतृत्व में इस चुनाव को हम लड़ेंगे। मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किए हैं, उन कामों को लेके, डेवलपमेंट के कामों को लेके, या उनका विजन को ही लेके हम चुनाव लड़ेंगे जी। और जहां तक आप बात करेंगे क्षेत्रीय जो मुद्दे होंगे, निश्चित ही जिस प्रकार से अजीत दादा पवार ने किए हुए भ्रष्टाचार, आर पाटिल ने जो न रोकने सकने वाली जो गुंडागिरी है, भ्रष्टाचार है, या खुलेआम हो रही डकैती, या सामान्य नागरिक के जो महिला है जिस प्रकार से असुरक्षिता महसूस करते हैं, इन सभी मुद्दों का विषय हम जनता तक लेके जाएंगे। और किस प्रकार से 15 साल तक इन्होंने जनता का शोषण किया है जी। और अब समय आ गया है कि इस आघाड़ी सरकार को घर भेजने का समय आ गया है। चलिए, बहुत सेठी जी, अगर जनता का शोषण किया होता तो 3 बार जनता दोबारा नहीं सरकार में बनाती। तो इस बात की क्या गारंटी है कि चौथी बार देंगे? ये जनता फिर जवाब देगी। हर बार ये आरोप इन्होंने लगाए हैं, लेकिन 3 बार लगातार अगर जनता चुन रही है
तो जनता हम पर विश्वास करती है। मगर अब जनता 2014 परिवर्तन चाहती है। इस बार कल बोलिए सेठी जी, बोलिए। निश्चित ही जहां तक आप मोदी जी की लहर की बात कर रहे हैं, उनके बयान आज जो आ रहे हैं, आज जो मुसलमानों पर बयान दिया है, उनके मंत्री एक तरफ बयान देते हैं कि मस्जिदों में जिहाद पढ़ाया जा रहा है, एक तरफ मेनका जी कुछ और बोलती हैं और ये मुसलमान को देशभक्त कहते हैं। ये जो दोहरी नीति है ये जनता जान चुकी है। अब वो लहर जो आप देख रहे थे ये देश में खत्म हो चुकी है, ये विधानसभा के चुनाव बता चुके हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री है मोहनी प्रधानमंत्री नहीं है, आपके मोहनी प्रधानमंत्री थे। हमारे प्रधानमंत्री जो करते थे वो कहते हैं, आपके मोदी जी करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं, ये जनता जान गई है और इसके परिणाम आने शुरू हो गए। कोयला घोटाला, CWG घोटाला, कोयला घोटाला किस प्रकार से बाहर आए और अभी अभी राय ने किस प्रकार से अगर किसी ने गलती की है तो उसको पनिश किया गया है, उसको जेल दिया गया है। आपके यहाँ घोटालों की कमी नहीं है। जिन जिन स्टेटों में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले से बड़ा कोई देश में घोटाला नहीं है। समय आएगा। चलिए अब हम एक बहुत थोड़ा सा इसी विषय से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण वैचारिक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो मैं कृष्णा जी से पूछूंगा और चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी राय दें। कृष्णा जी, आज जो बैठक हुई जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के नेता थे, उसके बाद जो बाहर आया कि गठबंधन कायम रहेगा, लेकिन ये गठबंधन सीटों का बंटवारा, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर नजर, इससे अलग हट करके एक जो बात सामने आई है, आपको लगता है कि शिवसेना की सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे जो आज लगी वह यह है कि इसी बहाने यह जो विवाद हुआ, यह जो अहम का टकराव हुआ और जो जिद पर सामने आए, इसी बहाने शिवसेना ने एक बहुत बड़ा मोर्चा जीता है। आज उद्धव ठाकरे के पुत्र बाल ठाकरे के पोते को एक तरह से लॉन्च भी कर दिया गया। आज वो सारी जगह छाए हुए हैं। आज वो सामने शिवसेना की ओर से उन्होंने आधिकारिक वक्तव्य आज आदित्य ने दिया और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने सबों को, मीडिया सहित और पूरे राजनेताओं को, पूरे देश को बहुत ज्यादा प्रभावित भी किया। तो क्या लगता है कि इसके पीछे भी कोई ऐसी रणनीति शिवसेना की थी? डेफिनेटली एक तो जो है आदित्य ठाकरे को सामने लेके आया, दूसरी बात जो है लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई और अपनी इस चीज को उन्होंने जो है आजमा लिया कि हमारी जो है जिस तरीके से हमने जिद करी है, हमारी जिद को उन्होंने मान लिया है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीजें उनके पाले में फायदेमंद दिखाई दे रही है। तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात बीजेपी को एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से यूपी में आदित्यनाथ ने जो लव जिहाद का जो पंगा डाला हुआ था, तो उस चीज को लेके इस तरीके से जो है थोड़ा सा सोच समझ के ऐसे अपने नेताओं के जो विचार जो बोल देते हैं, बाद में कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचते हैं। सोच समझ के विचारों को यहाँ पर रखा जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज बयान है उसी का जवाब था, कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन की बात आई है और एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका बयान बिल्कुल सही माना जाएगा। वो पूरे देश के प्रधान, बहरहाल अब चूंकि हमारा समय अमेरिका जाने के पहले ही क्यों, हाँ वो एक मुद्दा है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ऐसी बात की, अगर उनके दिल में बातें नियत है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। चलिए आज हमारा बोल रहे थे तब उनका दिल का नहीं पिघल रहा उस पर पटेल साहब इस विषय पर कभी हम लोग अलग से फिर बहस कर लेंगे। आज अब हमारा चूंकि समय समाप्त हो रहा है और आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं, लेकिन यह बताने में तनिक भी हिचक नहीं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच जो सीटों को बंटवारे को लेकर विवाद था, जो तनातनी थी, जो अहंकार और आत्मसम्मान के नाम पर जो जिदपन सामने आया था, वो कहीं ना कहीं वो पिघला है और एक किसी नतीजे पर एक अगले कुछ घंटों में पहुंचेंगे और महायुति अर्थात महागठबंधन कायम रहेगा। और जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ओर से भी कर दी गई है कि महाराष्ट्र भी कांग्रेस मुक्त होगा, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब कांग्रेस और एनसीपी उनके गठबंधन में भी दरार सामने है। अगर उनमें भी कोई समझौता हो जाता है, जो मुझे लगता है कि इस समझौते के बाद उनके यहाँ भी कोई समझौता होगा, तो पिछले चुनाव में जिस प्रकार दो युतियों ने लड़ाई अलग अलग लड़ी थी, वो लड़ाई भी इस बार होगी। परिणाम क्या होगा यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल हमें कह सकते हैं कि ये अच्छा हुआ कार्यकर्ताओं के लिए भी कि 25 साल पुराना महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के बीच
कायम रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। पटेल साहब आपका धन्यवाद, कृष्णा जी आपका धन्यवाद, सेठी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। अब हम कल फिर मिलेंगे राज चक्र में एक नए विषय के साथ। तब तक मुझे SN विनोद को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।